हो गया? हाँ, चलो बैठो। हो गया, बैठो। देखो, सबसे पहला चैप्टर होगा काइनेमेटिक्स, ठीक है। अब काइनेमेटिक्स में भी 3 पोर्शन है, एक 1 डायमेंशन मोशन, एक 2 डायमेंशन मोशन जिसमें प्रोजेक्टाइल वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और सबसे लास्ट में होगा रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन, ठीक ना। 1 डायमेंशन मोशन में क्या होगा और 2 डायमेंशन मोशन में फ़र्क क्या होगा। जैसे मान जाओ ये XYZ तो पता ही होगा ना, ये एक्स एक्सिस होता है, ठीक, ये Y एक्सिस होता है, और Z एक्सिस मान जाओ, ये बात नहीं कर रहे हैं, एक सेकंड पॉज करना थोड़ा उसको। ठीक, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक ना। जेड एक्सिस का मान जो बात नहीं कर रहे हैं, इसे इधर अंदर की तरफ होता है जेड एक्सिस या फिर बाहर की तरफ। अब मान जाओ कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक ना, ये एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है, तो कितना एक्सिस पे मूव कर रहा है, एक कि दो? एक पे मूव कर रहा है कि दोनों पे मूव कर रहा है? एक पे ना, केवल एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है, तो कितना एक्सिस पे मूव कर रहा है? एक। अगर मान जो यही ऑब्जेक्ट कल को वाई एक्सिस पे मूव करे तो कितना एक्सिस पे मूव कर रहा है? तो बोला गया है यदि कल को ऑब्जेक्ट या तो एक्स एक्सिस पे मूव करे या फिर वाई एक्सिस पे, बीच में यहाँ लगा रहे हैं, ठीक है, मतलब या तो एक्स एक्सिस पे मूव करे या फिर वाई एक्सिस पे, तो वैसे मोशन को कौन सा मोशन बुलाया जाएगा? 1 डायमेंशन मोशन, ठीक ना। अब मान जाओ, जैसे मान जाओ जरूरी नहीं है कि एक्स एक्सिस पे मूव करे या वाई एक्सिस पे मूव करे। मान जाओ एक बॉल हम फेंके ऐसे इस डायरेक्शन में, तो ये ऊंचा जा रहा है कि दूर जा रहा है? ये ऊंचा जा रहा है कि दूर? दोनों जा रहा है ना। ये अगर ये कुछ देर बाद मान जाओ यहाँ पे आके गिरा तो कुछ ऊंचा भी गया, हर बार वाई में भी गया ना, और हर बार एक्स में भी गया। तो अगर मान जाओ इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ है, तो हम बोल सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट 2 डायरेक्शन में मूव किया, एक तो एक्स एक्सिस पे भी मूव किया और दूसरा वाई एक्सिस पे। तो ये ऑब्जेक्ट की एक वेलोसिटी एक्स एक्सिस के तरफ भी रही और दूसरा वाई एक्सिस के तरफ भी रहा, तो ऐसे मोशन को बोला जाता है 2 डायमेंशन मोशन, ठीक, जो हम लोग दूसरा पार्ट में पढ़ेंगे। आगे पढ़ेंगे 1 डायमेंशन मोशन, फिर 2 डायमेंशन मोशन। तो 1 डायमेंशन मोशन में कहानी क्या होगा, या तो ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस पे मूव करेगा या फिर वाई एक्सिस पे, दोनों में से किसी एक ही एक्सिस पे मूव करेगा। लेकिन इस वाले केस में क्या होगा कि ऑब्जेक्ट ना तो एक्स पे मूव करेगा ना तो वाई पे मूव करेगा, लेकिन हम मान लेंगे कि इसकी एक वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी है और दूसरा वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी है, ठीक ना। आया समझ में? एक्स एक्सिस पे मूव करेगा तो हॉरिजॉन्टल जाएगा कि वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल। और वाई एक्सिस पे मूव करेगा तो वर्टिकल। और इस टाइम ना हॉरिजॉन्टल जाएगा ना वर्टिकल। दूसरा सवाल पूछे अगर तुमसे, मान जाओ एक्स एक्सिस की तरफ है तो कौन सा कोऑर्डिनेट बदलेगा, वाई की एक्स? एक्स कोऑर्डिनेट बदलेगा कि वाई? वाई तो हमेशा 0 होगा ना, और एक्स क्या होगा? बदलेगा, ठीक ना, एक्स बदलेगा। यहाँ पे बोलो अगर वाई पे मूव करे तो वाई कोऑर्डिनेट बदलेगा, एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा कितना होगा? 0, ठीक। इस समय क्या बदलेगा? दोनों, एक्स भी बदलेगा और वाई भी बदलेगा। तो लिखो, आगे बोलते हैं इसमें 1 डायमेंशन मोशन में लिखो, 1 डायमेंशन मोशन में लिखो, 1 डायमेंशन मोशन। इन सच टाइप ऑफ मोशन, इन सच टाइप ऑफ मोशन, थोड़ा थोड़ा और पीछे चले जाओ ना, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का और पीछे, टेबल पीछे करो हल्का, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। इन 1 डायमेंशन मोशन object either moves along x axis comma y axis और z axis, y axis और z axis, ठीक, या तो x के लॉन्ग या फिर y या फिर z के लॉन्ग, ठीक ना, तब 1 डायमेंशन बोलेंगे, ठीक। दूसरा लिखो 2 डायमेंशन मोशन। डायरेक्ट हम लोग सवाल पे फोकस करेंगे लेकिन थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। 2 डायमेंशन मोशन देखो, इन सच टाइप ऑफ मोशन, इन सच टाइप ऑफ मोशन ऑब्जेक्ट moves in such a way
moves in such a way that we assume its velocity on both the axes, ब्रैकेट में x एक्सिस और y एक्सिस, ठीक ना, z एक्सिस को भी इसमें कंसीडर नहीं कर रहा है, x एक्सिस और y एक्सिस। हो गया। एग्जांपल लिख लो, प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। अब देखो मोशन का तो कहानी पता होगा ना तुमको, मोशन कब बोला जाता है, कब नहीं बोला जाता है, ठीक ना। जैसे मान जाओ कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, एक ट्रेन वाला भी कहानी खूब बताया जाता है कि ट्रेन में अगर मान लो कोई आदमी बैठा हुआ है, ठीक, तो वो मोशन में किसके लिए होगा, ट्रेन के लिए कि किसी बाहर वाले आदमी के लिए, बाहर वाला। ट्रेन के लिए वो किसमें होगा, रुका हुआ होगा, लेकिन बाहर कोई आदमी अगर उसको देखे तो फिर वो चलेगा। मतलब मोशन जो है एक रिलेटिव टर्म है। कौन सा टर्म है, रिलेटिव टर्म। हमेशा किसी के फ्रेम में देखा जाता है। जैसे मान जाओ हम किसी के रिस्पेक्ट में मोशन में है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर जन के रिस्पेक्ट में मोशन में ही होंगे, ठीक ना। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाला चीज है कि मान जाओ जैसे कोई ऑब्जेक्ट है ए, ठीक, ये चल रहा है और इसी पे कोई ऑब्जेक्ट बैठा हुआ है बी, और ये सी बाहर से रुका हुआ है रेस्ट पे और इसको देख रहा है, तो ए किसके लिए मोशन में होगा, बी की सी। ध्यान सुनो, ए चल रहा है, ठीक, बी ए पे ही बैठा हुआ है और सी रुका हुआ है बिल्कुल रेस्ट पे, तो ए चलता हुआ किसको नहीं रहेगा, सी को कि बी को, सी को। बी के लिए कैसा नहीं रहेगा, रुका। तो ए इज इन मोशन फॉर सी और बी, सी, ठीक ना। तो मोशन जो है सबसे पहली बात तो रिलेटिव टर्म है, हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में देखा जाता है। दूसरा सबसे काम का बात कि यदि ये सी के लिए कैसा है, मोशन में है कि नहीं है, तो क्या बी के लिए भी होगा, बी के लिए भी होगा, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। तो पहला पॉइंट कि मोशन कौन सा टर्म है, रिलेटिव कि नॉन रिलेटिव, रिलेटिव। और यदि कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे के लिए मोशन में है तो हर जन के लिए मोशन में होगा, ये जरूरी नहीं है। तीसरा सबसे काम की बात कि बी की स्पीड कितनी है ए के रिस्पेक्ट में, बी की स्पीड ए के रिस्पेक्ट में। अरे बी ए को चलता हुआ नहीं रहेगा कि नहीं चलता हुआ, अगर ए बी से पूछेगा तुम चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो, तो क्या बोलेगा, नहीं चल रहा है ना। तो दूसरा बात क्या समझ में आया कि किसी चलते हुए वस्तु पे यदि कोई बैठ जाए तो उसके लिए चलता हुआ वस्तु की स्पीड कितनी होती है, 0। तो तीसरा सबसे काम की बात जो इस चैप्टर में पढ़ना है, रिलेटिव मोशन में। यदि मान जाओ ट्रेन चल रहा है, ठीक, ट्रेन चल रहा है, एक आदमी है जो अंदर बैठा हुआ है, एक आदमी है जो बाहर बैठा हुआ है, ये बाहर वाला आदमी है और ये अंदर वाला आदमी है। बताओ किसके लिए ट्रेन की स्पीड होगी, बाहर वाले के लिए कि अंदर वाले के लिए, और अंदर वाले के लिए कितना होगा, 0। अंदर वाले के लिए 0 क्यों हुआ, क्योंकि ये चलते हुए पे ही बैठ गया, और ये चलते हुए पे बैठा। जो भी चीज चलता है उसे बोला जाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्या बोला जाता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम। और जो नहीं चले वो उसको इनर्शियल फ्रेम। तो यदि कल को हम नॉन इनर्शियल फ्रेम पे ही बैठ गए तो नॉन इनर्शियल फ्रेम की स्पीड कितनी हो जाएगी, 0। कितनी हो जाएगी, 0। तो तीनों बातें बोलते हैं, लिखो। सबसे पहला बात, मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। सबसे पहला पॉइंट, मोशन इज अ रिलेटिव टर्म, मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। दूसरा if an object is in motion, for a certain object, then it can't be necessary that it will be in motion for all the object हो गया। तीसरा लिखो,
हिंदी में लिखो, हिंदी में। यदि हम चलते हुए ऑब्जेक्ट यदि हम चलते हुए ऑब्जेक्ट के ऊपर ही बैठ जाएं तो चलता हुआ ऑब्जेक्ट हमारे लिए रेस्ट में होगा, ब्रैकेट लिख देना, v इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इधर देखो, v इज इक्वल टू 0 ब्रैकेट में लिख देना, v इज इक्वल टू 0, ठीक। अब इधर देखो, ये ट्रेन के अंदर बैठा था बाहर और ये बाहर, तो ये मोशन में था कि नहीं? इसके लिए अगर इससे पूछोगे कि क्या ट्रेन तुम्हारे लिए मोशन में है कि नहीं है, तो क्या बोलेगा? नहीं। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि कोई भी समय देख लो, क्या ट्रेन का पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में बदलेगा? ट्रेन अगर मान लो t इज इक्वल टू 1 सेकंड में जो इसका पोजीशन था, क्या हर समय उसका पोजीशन वही होगा? लेकिन इसका तो हर बार चेंज होगा ना। t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे है, तो फिर t इज इक्वल टू 1 पे कहीं ट्रेन आगे चल चुका होगा, फिर t इज इक्वल टू 2 पे और आगे चल चुका होगा। तो हर समय इसकी पोजीशन ट्रेन की चेंज हो रही है, किसके रिस्पेक्ट में? इस बाहर वाले ऑब्जेक्ट के लिए। तो इसलिए बाहर वाले के लिए कैसा है? मोशन में। तो समझ में क्या है, कभी भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में कब होता है? जब समय के साथ उसकी पोजीशन बदलती है कि नहीं बदलती? बदलती। तो ये भी लिख लो, ये भी बात लिख लो। एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन if its position changes with time, ठीक ना? बस इतना ही। if its position changes with time, हो गया। अरे पंखा मोशन में है कि नहीं? तुम्हारे लिए है, और इसी पे बैठ जाए तो इसकी स्पीड कितनी होगी? 0। ये पंखा मूव कर रहा है कि नहीं? तो हर समय इसके पोजीशन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा? पूरा पंखा का कि सिर्फ इसके ब्लेड्स का? पूरा पंखा का चेंज हो रहा है पोजीशन। अगर पूरे पंखे को कंसीडर करो तो इट इज इन मोशन और रेस्ट। लेकिन पंखे के ब्लेड से पूछो तो उसका पोजीशन बदल रहा है कि नहीं बदल रहा? उसका पोजीशन तो बदल रहा है ना। लेकिन अगर हम पंखे के ब्लेड पे ही बैठ जाएं तो फिर उसकी स्पीड कितनी होगी? 0, ठीक ना। दूसरा है, तो इतना बात समझ में आया? 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन को लेके कुछ टर्म्स। दूसरी चीज है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। अब इतना तो पता ही होगा, वेक्टर क्या होता है? जिसके पास डायरेक्शन होता है कि नहीं होता? इसके पास डायरेक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती, लेकिन इसके पास डायरेक्शन होती है, ठीक। अब डायरेक्शन तो करंट के पास भी होता है, बताए थे ना। करंट के पास डायरेक्शन होता है कि नहीं होता? होता है, लेकिन फिर भी ये वेक्टर नहीं होता। इसको बुलाया था ना एक टेंसर क्वांटिटी करके, ठीक। तो क्यों नहीं होता वेक्टर? तो वेक्टर के कुछ नियम होते हैं। जैसे मान जाओ किसी ने दे दिया 2 + 2 जोड़िए तो कितना होगा? 4। 2 - 2 घटाइए तो कितना होगा? 0। लेकिन अगर किसी ने दे दिया 2i कैप प्लस में 2j कैप तो ये 4 नहीं होगा, ठीक ना। यदि किसी ने दे दिया 2i कैप - 2j कैप, इसको घटाइए तो ये 0 नहीं होगा। आया? मतलब कि i कैप और j कैप क्या है? वेक्टर। क्या है? वेक्टर। ये i कैप और j कैप क्या है? वेक्टर। ये जुटा किस लॉ से? स्केलर। नॉर्मली जुटा ना, तो ये स्केलर लॉ होते हैं। 2 जुट के कितने हो गए? 4, और 2 घट के कितने हो गए? 0। लेकिन ये जुटेगा स्केलर तरीके से नहीं। तो ऐसा कोई भी क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन तो हो लेकिन जुटे और घटे किसके नियमों से? वेक्टर के नियमों से, उसको कौन सी क्वांटिटी बोला जाता है? वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो, मान जाओ इधर की तरफ है 2 एम्पियर, ठीक, और इधर की तरफ है 3 एम्पियर, तो बताओ यहां पे करंट कितना होगा? 5 नहीं, 2 इधर आ रहा है और 3 इधर से जा रहा है, ठीक ना। इसको 3 कर लेते हैं, इसको 2 कर लेते हैं तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ये 3 जा रहा है
और 2 इधर से आ रहा है, तो इस पॉइंट पे करंट कितना होगा 1 एम्पियर। 3 2 जोड़े कि घटाए? देखो डायरेक्शन देख के जोड़े कि नहीं जोड़े? डायरेक्शन देख के तो जोड़े, लेकिन जोड़े और घटाए किस तरीके से? स्केलर की वेक्टर? स्केलर, अरे 3 2 घटा के 1 बोले, 3 माइनस 2, अगर मान लो 3 और 2 वेक्टर हैं तो 1 होगा नहीं। 2 और 2 4 हुआ था, 2 और 2 4 हुआ था, तो 3 और 2 1 कैसे हो जाएगा अगर वेक्टर होता तो? लेकिन जोड़े और घटाए किस तरीके से? स्केलर की तरीके से। लेकिन डायरेक्शन देखे कि नहीं देखे? तो इसमें डायरेक्शन देखते हैं, लेकिन जोड़ते घटाने के टाइम वेक्टर के नियमों को पालन नहीं करते हैं। ऐसे क्वांटिटी को बोला जाता है टेंसर क्वांटिटी, ठीक ना, जो स्केलर की भी बात मानता है और वेक्टर की भी। स्केलर की बात कैसे मानता है? ये जुटा किस तरीके से? स्केलर तरीके से। 3 2 घट के कितना हो गया 1, लेकिन डायरेक्शन देखा कि नहीं देखा? देखा, इसलिए वेक्टर भी है और स्केलर भी, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? टेंसर क्वांटिटी, ठीक ना। तो 2 और 2 फिर जुटने पे कितना होगा? अगर वेक्टर है तो 2 2 घटने पे कितना होगा ये समझते हैं, ठीक ना। जैसे मान जाओ ये आई जे क्या है, आगे ये समझ लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये यूनिट वेक्टर होते हैं। कैसे वेक्टर? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कहने का मतलब जिस दिन इनके ऊपर मॉडुलस चढ़ेगा, क्या मॉडुलस, इनकी वैल्यू कितनी आएगी 1। अगर कल को तुमसे कोई पूछे मॉड में आई कैप, आंसर बताओ, कितना होगा 1। कल को कोई पूछे मॉड में जे कैप, आंसर बताओ, कितना होगा 1। कल को कोई पूछे मॉड में के कैप, आंसर बताओ, कितना होगा। तो जिसका भी मॉडुलस 1 हो जाए वैसे वेक्टर को कौन सा वेक्टर बोला जाता है? यूनिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर? यूनिट वेक्टर। आई कैप क्या होता है ना, बेसिकली डायरेक्शन दिखाता है। क्या दिखाता है? मान जाओ कोई कल को ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है। किस एक्सिस पे? एक्स एक्सिस पे। तो समझने के लिए तो समझ गए एक्स एक्सिस पे। मान लो इसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड। कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड। और किस एक्सिस पे मूव कर रहा है? तो इसको एक तरीका तो लैंग्वेज में लिख सकते हैं 2 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी इन कौन सी एक्सिस? एक्स एक्सिस। वेक्टर बोलता है आप 2 के आगे आई कैप लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? समझने वाला समझ जाएगा। आई कैप मतलब किस एक्सिस का लॉन्ग है? एक्स एक्सिस का लॉन्ग। आया? तो लैंग्वेज में पूरा बात ना लिख के हम क्या लगा देते हैं? आई कैप। जब किस एक्सिस पे मूव करे? एक्स एक्सिस पे। अगर कल को यही ऑब्जेक्ट वाई एक्सिस पे मूव कर रहा है, मान लो इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, लिखने वाला कैसे लिखेगा? 2 मीटर पर सेकंड इन वाई एक्सिस, या फिर समझदार व्यक्ति लगा देगा 2 के आगे जे कैप। क्या लगा देगा? तो जे कैप आते ही आदमी क्या समझ जाएगा कि वाई एक्सिस पे मूव कर रहा है। और अगर कल को आई कैप लग गया तो एक्सिस। वैसे ही एक और होता है कौन? के कैप। तो समझ में आएगा के कैप मतलब इन ऑब्जेक्ट मूव्स इन जेड एक्सिस, ठीक। अब मान एक बच्चा पूछ दिया कल को 2 आई कैप ना होके -2 आई कैप हो गया, इसका मतलब क्या होगा? कौन सा एक्स एक्सिस? एक्स की वाई, एक्स की वाई होगा तो एक्स ही, लेकिन कौन से डायरेक्शन में? जरूर थोड़े कि आगे ही जाए, पीछे भी तो जा सकता है। तो पीछे कौन सा एक्सिस? अगर ये ओरिजिन है इसके रिस्पेक्ट में देखो तो पीछे कौन सा एक्सिस है? नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो इसमें कुछ सुधार करा सकते हो 2 मीटर पर सेकंड इन एक्स एक्सिस या पॉजिटिव एक्स एक्सिस? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। वैसे ही यहाँ पे बोलो पॉजिटिव वाई एक्सिस, यहाँ पे बोलो पॉजिटिव जेड एक्सिस। आया? तो अगर कल को -2 आई कैप लिखा, इसका मतलब क्या समझोगे? अगर कल को तुमको बोल दिया वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब क्या समझोगे? 2 मीटर पर सेकंड अलोंग एक्स एक्सिस। क्या ये 1 डायमेंशन मोशन है कि 2 डायमेंशन मोशन है? क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 2 कंपोनेंट का लॉन्ग है, एक्स एक्सिस का लॉन्ग भी और एक वाई एक्सिस के। ऑब्जेक्ट कहीं ना एक्स में जा रहा है ना वाई में जा रहा है, कहीं बीच में आ रहा है इन दोनों के, ठीक ना। तो उस टाइम बोले जब भी ऑब्जेक्ट ना एक्स पे मूव करे ना वाई पे मूव करे, तो हम कितने वेलोसिटी उसके मानते हैं? 2, एक एक्स के लॉन्ग और एक वाई का लॉन्ग। तो इस ऑब्जेक्ट की 2 मीटर पर सेकंड किसके लॉन्ग है? और 3 मीटर पर सेकंड। तो लिख लो ये पूरा बात। स्केलर वेक्टर में से जैसे लिखे हैं उधर लिख लो, फिर जो बोलते हैं वो लिखो। ये जरूर नोट कर लेना पूरा, ठीक ना। जो नोट करने वाला नहीं है वो मिटा देते हैं, ये सब नोट नहीं करना है। ये तो तुमको पता ही है, आई कैप जे कैप के कैप। पॉज करो नोट करते टाइम। चलो लिखो आई कैप जे कैप के कैप, लिखो आई कैप जे कैप के कैप आर यूनिट वेक्टर, आर यूनिट वेक्टर, आर यूनिट वेक्टर means their modulus value is equal to 1, their modulus value is equal to 1, ठीक। their modulus value is equal to 1,
देयर मॉडुलस वैल्यू इज इक्वल टू 1। हो गया? हो गया, ये सब तो लिख ही लिया हो आई कैप में। ठीक, चलो ठीक है। अब देखो इस वेलोसिटी को लिखवाओ 2 आई कैप, मतलब किधर की तरफ, इस डायरेक्शन में, ठीक ना? ऐसे 2 3 लिखवाओ इधर की तरफ। तो इन दोनों का नेट जो होता है ना, हम ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ कर दिए, ठीक। यहां से लाइन ड्रॉ करते हैं, कहां मिल गया, यहां पे ना। तो इन दोनों का जो नेट वेलोसिटी होगा वो किस अलोंग होगा, इसके अलोंग। तो जो वी नेट हुआ वो तो ये हो गया, मतलब ऑब्जेक्ट की किधर की तरफ मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस की वाई एक्सिस, कहां मूव कर रहा है, यहां। किधर की तरफ मूव कर रहा है, इधर की तरफ मूव कर रहा है। नेट वेलोसिटी मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट जिस साइड मूव कर रहा है उस साइड की वेलोसिटी, ठीक। हम पूछ रहे हैं तुमसे ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, अगर उसकी वेलोसिटी 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप लिख दिए तो ऑब्जेक्ट इधर, इधर जेड में नहीं, ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, कहीं 2 और 3 के बीच में। और वो किधर की तरफ जा रहा है, बनाने के लिए कैसे बना लिए, ऐसे रेक्टेंगल आगे बना लिए, इन दोनों को लेते हुए जहां कट किए इधर इसी डायरेक्शन में हम तीर बना दिए, ठीक ना। तो इसकी नेट वेलोसिटी मतलब क्या समझोगे, अगर कोई बोले कि इसकी नेट वेलोसिटी बताओ कितनी हुई, तो उसका मतलब क्या समझोगे, ऑब्जेक्ट जिस साइड मूव कर रहा है उधर की वेलोसिटी। और वो कैसे निकालते हैं, तो कोई भी वेक्टर हो, जैसे मान लो कोई वेक्टर है ए वेक्टर इज इक्वल टू है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक। तुमसे कोई बोले ए वेक्टर का नेट बताओ, नेट कहने का मतलब ना, जैसे मान जाओ ए वेक्टर का नेट हो गया ए नेट, तो इसका फॉर्मूला होता है अंडर द रूट में बी, मान जो बी और सी से मिलकर बना है ये, तो बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस में सी वेक्टर का स्क्वायर प्लस में 2bc इंटू कॉस थीटा, ये होता है फॉर्मूला। यहाँ पे थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। आया, आया। अगर कल को मान जाओ, जैसे मिटा रहे हैं, एक सेकंड, अगर कोई तुमसे बोले y वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक, और इनके ए और ए कुछ इधर है ए वेक्टर और बी कहीं इधर है, इन दोनों के बीच में एंगल है 30 डिग्री, बताओ y नेट कितना होगा, तो कैसे निकालोगे, अंडर द रूट में बोलो, मार्क क्या, ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस में बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस में 2ab कॉस कितना थीटा, थीटा कितना 30 डिग्री। आया, आ गया। तो 2 और 3 का नेट कैसे लिखोगे बताओ, इस वाले केस में अगर इस एग्जांपल में तुमसे वी नेट पूछें तो बताओ कैसे निकालोगे, अंडर द रूट में बोलो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में कॉस, दोनों के बीच का एंगल बोलो, 2 और 3 के बीच का एंगल बोलो। एंगल हमेशा दोनों वेक्टर के बीच में लिया जाता है, नेट और 2 के बीच में, नेट या 3 के बीच में नहीं, दोनों के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 कितना होता है 0, तो ये हो जाएगा, ये खत्म। 2 स्क्वायर प्लस में 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा 5, तो इसकी नेट वेलोसिटी कितनी हो गई 5 मीटर पर सेकेंड। आया, तो समझ में क्या आता है, अगर कभी भी आई कैप और 4 और 9 सॉरी 5 नहीं होगा, कितना हो जाएगा 4 और 4 9 13 रूट 13, ठीक ना, कितना हो गया रूट 13, 4 और 9, ठीक 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 ना, रूट 13 मीटर पर सेकेंड। अब सुनो, अगर कभी भी आई कैप और जे कैप आ जाए तो क्या समझे, ये बाहर का ये 2 इंटू टी वाला रहता है कि खत्म हो जाता, ये बाद का जो 2ab cos थीटा है ये रहता है कि खत्म हो जाता है अगर आई कैप और जे कैप, हाँ नहीं, अगर आई कैप और जे कैप से डील कर रहे हो तो। अगर कल को वेक्टर के नाम पे आई कैप और जे कैप वाले लोग हैं तो उनके नेट में ये रहता है कि नहीं होता, क्योंकि हमेशा एंगल कितना होता है cos 90। अगर हम तुमसे बोले कल को कि बताओ आई कैप प्लस जे कैप का नेट कितना होगा, तो क्या बोलोगे, बोलो डायरेक्ट बोलो, इसके आगे क्या है 1 और इसके आगे क्या है 1, तो आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा रूट 2, 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, क्योंकि हमको पता है 2ab cos थीटा तो खत्म हो जाने वाला है, क्यों, क्योंकि एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो नोट कर लो इस फिगर को, इस फिगर को नोट कर लो, फॉर्मूला लिख लो,
फॉर्मूला लिख लो। अब इसका जो नेट होता है ये स्केलर वैल्यू होता है कि वेक्टर? देखो इससे वेक्टर का टर्म खत्म हो जाएगा क्योंकि रूट आ गया ना, वो स्केलर स्केलर, ठीक ना। फॉर्मूला लिख लो, फोटो बना लो, फिर एक नोट बना देते हैं, वो लिख लेना। नोट करते टाइम भैया लिख लो, लिखो। यदि आई कैप और जे कैप है, यदि आई कैप और जे कैप है तो उनका नेट निकालने के लिए उनके कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके, रूट चढ़ा दो, ठीक ना, ऊपर रूट लगा दो। सिर्फ स्क्वायर नहीं करना, रूट भी लगाना है, ठीक ना। जैसे अगर कोई तुमसे पूछ दिया कि वेलोसिटी है 3i कैप प्लस में 7j कैप माइनस नहीं करते हैं, ठीक ना। बताओ इसका वी नेट कितना होगा, तो क्या बोलोगे? इसका बोलो डायरेक्ट अंडर द रूट में 3 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 प्लस में 49, ये जितना भी हो, ठीक ना। आ गया? चलो ठीक है, चलो अभी तो देखो कुछ लास्ट चीज बता दें। डिफरेंस पे बात करेंगे डायरेक्ट, है ना। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है डिस्टेंस और क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले तो कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर। और ये कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर। ठीक, दोनों को दिखाने का तरीका होता है एक्स से। किससे दिखाते हैं हम? एक्स से। और जब न्यूटन के लॉ पढ़ेंगे एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए स्क्वायर, तो इसको एक और तरीके से दिखाते हैं, किससे? एस से। किससे दिखाते हैं? एस से। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दिखाने के दो तरीके कि कौन कौन से, एक तो एक्स से और दूसरा एस से। कुछ लोग एक्स दिखाते हैं और कुछ लोग एस दिखाते हैं। अब देखो, मान जाओ कोई एक लड़का है जो अपने स्कूल से चला, ठीक, अपने घर गया, दूरी था 10 मीटर। कितना दूरी था? 10 मीटर। फिर घर से मंदिर गया, टेम्पल, मान जाओ दूरी था 50 मीटर। कितना दूरी था? 50 मीटर। फिर टेम्पल से घर गया, स्कूल गया, दूरी था 10 मीटर। तुमसे पूछा जाए कि बताओ बच्चे का डिस्टेंस कितना है, तो क्या बताओगे? डिस्टेंस बच्चे का डिस्टेंस कितना होगा? 70। क्यों? डिस्टेंस जो एक्चुअल पाथ होता है उन्हीं का सम होता है। क्या बच्चा ये पाथ ट्रेवल कर रहा है? सबसे पहले ये गया, फिर ये गया और फिर ये गया। तो जो भी एक्चुअल पाथ होता है जिसको ऑब्जेक्ट क्या करता है? तय करता है अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, वो सबका सम क्या होता है? डिस्टेंस। मतलब डिस्टेंस जो होता है सबसे पहला पॉइंट की एक्चुअल पाथ लेंथ होता है। क्या होता है? एक्चुअल पाथ लेंथ, जो कौन कवर करता है? कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, ठीक ना। मतलब जिस भी रास्ते से जाए ऑब्जेक्ट, उस सारे रास्ते का डिस्टेंस, दूरी ही क्या कहलाता है? डिस्टेंस। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, इसको मतलब नहीं होता है कि एक्चुअल पाथ लेंथ क्या है। इसको एक्चुअल पाथ लेंथ से कोई मतलब नहीं होता। इसको सिर्फ दो बातों से मतलब होता है, एक तो फाइनल पोजीशन और दूसरा इनिशियल पोजीशन। इसको नहीं पता होता है फाइनल और इनिशियल से। ये तो बोलता है जो भी दूरी तय की गई है सबको जोड़ दीजिए, वहीं क्या कहलाएगा? डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट बोलता है कि आप गए कहां और चले कहां से।
फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? एक्स के आगे एफ लगा देते हैं, एक्स एफ, ठीक ना। इनिशियल को फिर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक्स के आगे आई लगा देंगे। और हमको अब इनिशियल और फाइनल से ही मतलब होगा। डिस्प्लेसमेंट को किससे मतलब होता है? फाइनल और इनिशियल। ये पूछेगा गए कहाँ और चले कहाँ से। अगर कल को ये ऑब्जेक्ट बताओ चला कहाँ से? स्कूल से। गया किधर? तो डिस्प्लेसमेंट बोलता है दैट इज डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। ये होता है डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, जो डायरेक्शन भी मांगता है, लेकिन डिस्टेंस को डायरेक्शन से मतलब नहीं होता। तो डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये डेल्टा क्या होता है? डेल्टा मतलब चेंज। बड़ा चेंज कि छोटा चेंज? बड़ा चेंज। छोटे चेंज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से। अगर कल को हम डी एक्स बोले तो इसका मतलब छोटा चेंज की बड़ा चेंज? स्मॉल चेंज। और डेल्टा मतलब बड़ा चेंज, ठीक ना। बताओ इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? सोच के बताओ। फाइनल पोजीशन क्या है? स्कूल। स्कूल सबसे लास्ट में 70 क्यों बोले? 50 10 60 10 70। इसका मतलब स्कूल भी तो गया फिर से। हम बोले स्कूल से घर गया, फिर घर से टेंपल और फिर टेंपल से स्कूल। तो फाइनल पोजीशन क्या है? स्कूल। और इनिशियल क्या है? तो दोनों का घटाव कितना होगा? 0, ठीक ना। डिस्टेंस कभी 0 हो सकता है? नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो जरूर चलेगा, ठीक ना। लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। कब 0 होगा? जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाए, ठीक ना। अगर मान लो हम यहां से चलें और पूरी दुनिया घूम जाए और वापस यहीं पे आ जाए, डिस्टेंस 0 होगा? डिस्प्लेसमेंट वो 0 होगा, ठीक ना। तो लिख लो बेसिक डिफरेंस। इस पे एक अच्छा सवाल भी आता है, वो भी करा देते हैं। जब कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। बस एक छोटा सवाल। डिफरेंशिएशन तो तुम सबको आता ही है क्या? डिफरेंशिएशन में तो कोई दिक्कत है नहीं, वो तो खूब आएगा फिजिक्स में। इम्पोर्टेंट है बहुत डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तगड़ा होना चाहिए 11th के फिजिक्स के लिए। इसलिए जो 12th पढ़ के फिर 11th का फिजिक्स पढ़ता है उसको आसानी से आ जाता है। हो गया? लिख लो। इसमें बोलते हैं डिस्टेंस नेवर बी 0, डिस्टेंस नेवर बी 0 बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0। डिस्टेंस कैन बी 0, सॉरी कैन नॉट बी 0 बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0। डिस्प्लेसमेंट 0 कब होगा? जब एक्स इनिशियल और एक्स फाइनल सेम हो जाए। तो लिख लो इफ एक्स इनिशियल and x final will be same, then displacement will be 0, ठीक ना। then displacement will be 0, ठीक। मिटाए? क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि एक सर्कल है, सर्कल की लंबाई कितनी होती है? ओपन सरफेस होता है, क्लोज्ड सर्कल ओपन। रिंग देखो, रिंग कैसा होता है? ओपन की क्लोज? ओपन ना। पूरा पैक्ड तो स्फेयर होता है, फुटबॉल स्फेयर क्लोज होता है, लेकिन सर्कल कैसा होता है? ओपन। सर्कल की लंबाई कितनी होती है? पेरीमीटर कितनी होती है? 2πr इतनी होती है ना। यहाँ पे r क्या होता है? रेडियस। सेंटर से कोई भी टचिंग पॉइंट की दूरी r, ठीक। पहला सवाल पूछा है कि यदि इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है, कितना है? 3 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट मान जो यहां से स्टार्ट करता है विथ सम वेलोसिटी v a, ठीक। आफ्टर 2 रिवोल्यूशन, आफ्टर 2 रिवोल्यूशन a part, what will be its distance and displacement? बता दो। लिख लो कॉपी में, क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लो। इसी पे स्पीड और वेलोसिटी भी निकलवा दिया जाएगा।
2 रिवॉल्यूशन खत्म करने के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, और दूसरा इसी में आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन मतलब चक्कर, एक चक्कर, ठीक है, 1 रिवॉल्यूशन मतलब एक चक्कर, 2 रिवॉल्यूशन मतलब 2 चक्कर, चक्कर होता है अपनी इनिशियल पोजीशन मतलब फिर दोबारा वहीं पे आ जाना। आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन, आधा रिवॉल्यूशन मतलब बाद क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन ए पार्ट है स्पीड और बी पार्ट है वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी हालांकि बाद में कल बढ़ा देंगे और अच्छे से, लेकिन अभी यहाँ पे निकाल सकते हो। पॉज कर दो। हो गया, चल तो बताओ इधर, बाद में तुम कॉपी पे लिख लेना। 2 रिवॉल्यूशन मतलब 2 चक्कर कंप्लीट करने के बाद, तो रिवॉल्यूशन अगर पूरा कंप्लीट कर रहा है, चाहे 2 हो चाहे 3 हो 4 बार, अपने फिर से उसी पोजीशन पे आएगा कि चेंज करेगा? उसी पोजीशन पे कब नहीं आएगा, जब हाफ रिवॉल्यूशन बोले या क्वार्टर रिवॉल्यूशन बोले, ठीक ना। हाफ रिवॉल्यूशन मतलब क्या, आधा चक्कर, और आधा चक्कर मतलब कहाँ आ जाना, यहाँ पे आ जाना, ठीक। पहला पार्ट देखे तो 2 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के बाद एक्स इनिशियल और एक्स फाइनल सेम होगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। एक चक्कर अगर पूरा करे तो कितना दूरी चला, 2 पाई आर, और 2 रिवॉल्यूशन चक्कर कवर करे तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू 2 इज इक्वल टू 4 पाई आर। क्या प्लस करो या मल्टीप्लाई करो, बात तो है ना। अरे 2 पाई आर को 3 बार जोड़ो या 2 पाई आर इंटू 3 करो, 4 पाई आर हुआ, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और वेलोसिटी क्या होता है, अगर हम तुमसे पूछे दोनों में वेक्टर कौन होगा, स्पीड की वेलोसिटी, क्योंकि इसमें कौन है, डिस्प्लेसमेंट जो कैसा है, वेक्टर, डिस्टेंस कैसा है, स्केलर, इसलिए स्पीड भी कैसा, स्केलर। तो स्पीड आधे रिवॉल्यूशन बाद ऊपर क्या होगा, डिस्टेंस। सोचो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा आधे बाद, पाई आर, 2 पाई आर पूरा होता है ना, पाई आर, और टाइम कितना है, टी, तो मान लेते हैं टाइम कितना हो गया, टी, तो पाई आर अपॉन में टी। वेलोसिटी की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट बताओ आधा रिवॉल्यूशन बाद, एक्स इनिशियल ये हुआ और एक्स फाइनल ये हुआ, दोनों के बीच की दूरी यही है ना, शॉर्टेस्ट दूरी, ठीक ना, दोनों को लाइन ज्वाइन करने वाला लाइन यही होगा ना। ये तो डायमीटर है, और डायमीटर मतलब r इंटू 2, तो 2r अपॉन में t। अगर हम तुमसे पूछे दोनों में बड़ा कौन, स्पीड और वेलोसिटी में, सोच के बताओ, आधा रिवॉल्यूशन बाद अगर तुमसे सवाल पूछे स्पीड और वेलोसिटी में बड़ा कौन, यार बड़ा छोटा नहीं डिसाइड हो रहा। पाई मतलब कितना होता है, 3.14। अब सोचो टी तो नीचे सेम है, तो पाई 3.1 है और ये तो 2 है, तो स्पीड इज ग्रेटर देन वेलोसिटी। आया। एक चीज वहां पे नोट करने वाला था कि क्या डिस्टेंस कभी छोटा होगा डिस्प्लेसमेंट से, डिस्टेंस कभी छोटा होगा डिस्प्लेसमेंट से, अंतिम बात बता दो, डिस्टेंस कभी छोटा होगा नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, बराबर, क्या हो सकता है, अगर सोच लो कल को बिल्कुल एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन पे मूव कर रहे हैं या वर्टिकल लाइन पे मूव कर रहे हैं, टेढ़ा नहीं जा रहा है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जैसे इस केस में अगर पूछे स्कूल से घर, तो डिस्टेंस कितना होगा 10, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 10 ही, क्योंकि एक्स इनिशियल एक्स फाइनल कितना 10। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। वैसे ही यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी में हमेशा बड़ा कौन होगा, स्पीड, लेकिन कभी दोनों बराबर भी हो सकते हैं, ठीक ना। आया समझ में, चलो नोट कर लो, कल कंटिन्यू करेंगे आगे।